गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर द बेस्ट एंड लर्निंग ऑफ द टीचिंग ऑफ। बस स्टूडेंट्स आप बस अच्छे हैं बेटा। अब हम लोग आज सेकंड चैप्टर आपका रिड्यूस सिलेबस की और फोटोकॉपी या पीडीएफ आपको सबको पता होगा, ठीक है। जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपको कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैटर्स के सारे डिवाइडेशन आपने पढ़े, ठीक है। उसके सारे एग्जांपल्स और सारा कुछ आपको फर्स्ट चैप्टर से एंड होता है। अब हम आपको आज नया चैप्टर, जो कि पहले आपके जो सिलेबस में था वो थर्ड चैप्टर था, बट अब आपका जो सेकंड चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सिलेबस को जानकारी आप लोगों के पास होगी ही या बुक में है। इसमें से किसी भी एक भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है रिड्यूस सिलेबस में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें जितनी भी थ्योरीज हैं वो भी आपको पढ़ना है। आप लोग यदि जुड़ गए हो तो मैं इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री आपको एटम्स की सारी बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके पहले 8 तक में आपने कितना पढ़ा था ये मुझे नहीं मालूम केमिस्ट्री के बारे में, बट आज से आपको एक नया चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी आपका इंट्रोडक्शन है वो एटॉमिक मॉडल का है, लॉ ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी बारे में हमको पढ़ना है। डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी हो गई कि डॉल्टन्स ने कैसे एटॉमिक थ्योरी दिया था, रदरफोर्ड से एटॉमिक थ्योरी हो गई, एंड आपका बोर बरी एटॉमिक थ्योरी है। ये 3 एटॉमिक थ्योरी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको थोड़ा सा पढ़ना है। थोड़ा बहुत इसके बारे में अभी तक आप जानते रहे होंगे, आज से आपको एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा और एटम्स के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ये तीनों थ्योरी हो जाएगी आपकी। उसके बाद एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए, एटॉमिक मॉस पता होगा, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एटम में, एटम्स ऑफ द सब पार्टिकल्स। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एटम्स का सब पार्टिकल्स होगा, सब पार्टिकल्स में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स में फिल इन द ऑर्बिटल्स इन द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड सराउंडेड बाय द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28818। ये ऑलरेडी आपको ये सब पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। फार्मूले सारे पढ़ने हैं और इसमें का जो मेन है टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जर्नल सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द एटम्स। अगर इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं तो इसकी हिस्ट्री तो बेटा बहुत ब्रॉड है, ठीक है। 16th सेंचुरी में साइंटिस्ट क्या थे, मार्सी थे, उनका नाम था कनार्ड। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि हमारे यूनिवर्स में जो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स है वही, यानी पूरे हमारे यूनिवर्स में एक स्मॉल पार्टिकल्स है जिसको एक स्मॉल सब्सटेंस कह सकते हैं। तो उन्होंने केवल स्मॉल सब्सटेंस कहा था। बाद में आपके एक साइंटिस्ट आए जिसे आप बहुत अच्छे से बाद में जान जाएंगे, डाल्टन। डाल्टन ने पहली बार उस स्मॉल पार्टिकल को एटम्स का नाम दिया, ठीक है। मार्सी कनार्ड ने 16th सेंचुरी में स्मॉल पार्टिकल्स कहा, स्मॉल सब्सटेंस कहा। उस स्मॉल पार्टिकल्स का डाल्टन ने एक नया नाम दे दिया जिसे उन्होंने एटम कहा और उस एटम की एक एटॉमिक थ्योरी दे दी। एटॉमिक थ्योरी हम अभी कंसिस्ट करके आपको अच्छे से बताएंगे। एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बता दिया कि यूनिवर्स का स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो एटम है। दूसरी थ्योरी में उन्होंने बता दिया कि वो इंडिपेंडेंस है और सब डिवाइडेड नहीं है। तो कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद जैसे ही देखा गया कि सब एटम भी आ गए, पार्टिकल सब एटम डिवाइड हुआ, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी आपकी क्या हो गई, डीमेरिट हो गई। तो फिर एटम्स को डिवाइड कर दिया गया सब एटम्स में, जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो फिर एक नई थ्योरी आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो, ठीक है। तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड ने अपना एक अलग सा थ्योरम दिया और बताया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली। न्यूक्लियस डिस्कवरी के बाद उन्होंने बता दिया अराउंड आपको क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर जाता है और न्यूक्लियस से ही निकलता है इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने ऐसे बताया। जबकि उसको फिर डीमेरिट करते हुए
बोरबरी एक साइंटिस्ट आए, बोरबरी साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस से नहीं निकल सकता, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस होता है। न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा सेल्स में रहेगा, जिसे आप लोग के यल यम यन के नाम से जानते हैं। उस सेल्स में अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिपेंड करेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा। तो बोरबरी ने ये बहुत बड़ा थ्योरम दिया, उससे एक नया मूव आ गया कि इलेक्ट्रॉन, अब पता चल गया कि न्यूक्लियस से नहीं राउंड हो रहा, बल्कि न्यूक्लियस के बाहर एक डिस्टेंस एनर्जी है। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जितने हैं वो सराउंड करते रहते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स अपनी सेल्स में अराउंड करता रहता है। जब एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो दूसरे सेल में जा सकता है एज अ पार्टिकल, और जब वापस आएगा एज अ वेव। तो बहुत दिनों तक बोर का भी फॉर्मूला चलता रहा, 2 यानी स्क्वायर से फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेल, के एल एम एन ये इंक्लूड होता रहा। तो आपको ज्यादातर बोरबरी तक पढ़ना है, ठीक है। और बोरबरी के बाद भी एक नई थ्योरी आई थी, डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें एटम्स का या इलेक्ट्रॉन का नेचर के बारे में बताया गया था। इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर था, अभी तक बोर ने, अभी बीच में बोलना नहीं, आपको सुनना है केवल, ठीक है। बोर ने अभी ऐसा बताया था कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल्स सराउंडेड बाय द सेल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल सही है और सराउंड कर रहा है सेल में। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन जब आ गया, नया इक्वेशन आ गया, उन्होंने बताया डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो बेटा डुअल होता है, एज अ पार्टिकल भी होता है, एज अ वेव भी होता है। तो एक नई थ्योरी आ गई, और बोरबरी को भी डीमेरिट करते हुए डी ब्रॉगली ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ के बारे में फिर डिस्कस हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के थ्रू सेल्स में नहीं बल्कि एक्स वाई जेड एक्सिस में पाया जाता है। पाया जाता ही नहीं बल्कि पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको 9th to 11th तक में पढ़ना है। बाकी तो इलेक्ट्रॉन का बहुत लंबा ब्रॉड है, आगे जितना पढ़ते जाओगे उतना ही आप जान जाओगे। जर्नली आपको बस यही शुरू करना है कि स्मॉल पार्टिकल से स्टार्ट हुआ, और अभी आपको न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल है उसमें कैसे फिल करना है ये आज सीख लेना है। और एटम एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है, एटम्स की डिफिनेशन क्या होती है, ये थोड़ा सा आप आज स्टार्ट करेंगे और हम आपको बताएंगे। तो पेन कॉपी आप ले लीजिएगा। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके। आप सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एटम क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है। मॉलिक्यूल्स कैसे मोनो मॉलिक्यूल, डाई मॉलिक्यूल, ट्राई मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं। इंडिपेंडेंटली जो कंसिस्ट करते हैं वो एटम्स होते हैं। तो आप पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, एटम, ठीक है। यानी जनरली आपको केवल एक डिफिनीशन आनी चाहिए एटम्स की। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स की डिफिनीशन आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद फिर हम एटम्स को डिटेल में आपसे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड चैप्टर आर स्टार्टेड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके। नाउ फर्स्ट एटम, अब लिखेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिवाइड जो हुआ था, तो एलिमेंट्स के आगे पढ़ना है। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स that can take part in a chemical reaction, that can take part in a chemical reaction, okay। मतलब atom as the defined as atom is the smallest particles of an elements। आप एलिमेंट्स पीछे देख चुके हैं, उस एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में यूज होता है वही हमारा क्या है, एटम, ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल में अभी फिर बाद में इसको अच्छे से बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन,
लिथियम, बेरिलियम, बोरान एक्सेट्रा, बहुत सारे, ये सब सारे क्या है, एटम है। ठीक है, ये बात में हम इसके सिंबल के बारे में बात करेंगे, कैसे ये हीलियम हो गया, ये सारे ऑलरेडी आपके क्या थे, एटम। अब एटम कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इज द atomic number depends upon the chemical reaction, so it's called the particles, is the smallest particles of the element। जनरली अब हम जान चुके हैं कि एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वही एटम्स है। तो अब हमारे पास एक थ्योरी आई, ऑलरेडी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है 10 टू पावर -19 होती, तो ये ऑलरेडी क्या है, एटम है। ठीक है, अब इस एटम में सब एटम डिवाइड होता है। ठीक है, सब एटम इसको बोलते हैं, सब एटम को नंबर 1 होगा इलेक्ट्रॉन, ये होगा आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको बोलने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि आपको आ रहा है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होगा ई निगेटिव होगा, प्रोटॉन का P प्लस और H प्लस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, P प्लस से भी डिनोट किया जाता है, H प्लस से भी। और न्यूट्रॉन का जो हो जाएगा 0 and 1, इसको हम 0 and 1 से डिनोट करते हैं, इसको P प्लस H प्लस, और इलेक्ट्रॉन को ई निगेटिव। ठीक है, इसकी जो टेंडेंसी होती है निगेटिव होती है, प्रोटॉन की जो होती है पॉजिटिव होती है, न्यूट्रॉन जो होता है वो ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों अगर किसी भी एलिमेंट्स का इक्वल हो गए तो न्यूट्रॉन जो हो जाता है वहां पर वो न्यूट्रल हो जाता है। यस बेटा, यस। 0 and 1 ऐसे लिखेंगे, 0 फिर बनाएंगे n, फिर लिखेंगे n, तो 0 and 1, इसका एटॉमिक नंबर 0 होता है, एटॉमिक मास 1, इसका सिंबल होता है 0 and 1। क्लियर हो गया, ये एटम, ये सब एटम। क्लियर, चलिए कोई बात। नो बेटा, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता, इसका निगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव, इसको न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। अभी मैं बता रहा हूं आपको, इसकी डिस्कवरी जब आ जाएगी ना, तो चैंडविक एक साइंटिस्ट थे, चैंडविक ने इसकी जब डिस्कवरी किया था तो ये पहला ऐसा एटम था जिसका एटॉमिक नंबर 0 था। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 0 है, ऑलरेडी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, बट एटॉमिक मास की वजह से ये एक बहुत छोटा सा पार्टिकल्स था। जब पहले एटम ही बहुत छोटा था, अब एटम का भी पार्ट हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि न्यूट्रल क्यों होता है। ठीक है, या ये निगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है, इसको हम अच्छे से अभी इसके बारे में जब थ्योरीज हम दिखाना शुरू करेंगे तो आ जाएगी। थ्योरीज का एक सिंबलाइजेशन है जो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, उसको अच्छे से समझिए। इसमें सबसे सिंपल जो थ्योरी थी वो आपकी एटम्स की, ये हमको कंसिस्ट हो गया कि एटम्स है। ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से, बड़ा बड़ा देखिए। हिस्ट्री ऑफ द एटम में तो मैंने आपको बता दिया था कि हिस्ट्री ऑफ द एटम में महर्षि कनाट से स्टार्ट करेंगे 16th सेंचुरी में, और महर्षि कनाट ने स्मॉल पार्टिकल्स इसको कहा, फिर डाल्टन ने इसी को नेम रख दिया एटम। ठीक है, रदरफोर्ड ने फिर डिवाइड कर दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है। फिर बोरबरी, जहां से इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी आ गई, वहां से आगे मैं बता रहा हूं कि जैसे ही बोरबरी एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब ये क्या है आपका, एक एटम का पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं।
ठीक है, ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक है, और न्यूक्लियस का जैसे एटम्स का 10⁻⁻15 नैनोमीटर है, तो ये न्यूक्लियस है अपने अराउंडेशन जो पार्ट्स है वो एटम का इतना छोटा पार्ट है जो निजलेबल भी बोल सकते हैं आप। ये इतना छोटा पार्ट है जैसे किसी फील्ड में एक बॉल को रख दीजिए, थोड़ा समझिएगा आप लोग, 10⁻15 मतलब एक किसी भी फील्ड में एक बॉल, जो बॉल का साइज होता है, बॉल को रख दीजिए और बॉल से लेकर 5 किलोमीटर तक चारों तरफ चले जाइए और 5 किलोमीटर अराउंड जब आप घूम जाएंगे तो जो बॉल की साइज है वही किसी एटम में न्यूक्लियस की साइज है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा ये तो टोटल एटम हो गया। एटम में अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन। अभी एक छोटा सा पार्टिकल्स आ गया, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी कर दी कि न्यूक्लियस है, वो कैसे करेगा अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये प्रोटॉन में ये प्रूव हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में रहते हैं जो एटम का बहुत छोटा पार्ट है, जैसे लाइक दैट 10⁻⁻15 नैनोमीटर, या मैं आपको अराउंड में बता दिया एक बॉल तो आप 5 किलोमीटर लेके चले जाइए और ग्राउंड घूम जाइए, जो बॉल की साइज है और फील्ड की साइज होगी वही आपके एटम एंड न्यूक्लियस की साइज होगी। ठीक है, अब दूसरा आता है कि न्यूक्लियस के अराउंड आपका सेल्स होती है, इसको उन्होंने कहा ये सेल्स है। ठीक है, ये आपकी ये क्या है, ये अभी न्यूक्लियस हो गया, ये सारे जितने हैं इसको उन्होंने सेल कहा। इसकी स्पेलिंग होगी SHEEL, CELL नहीं होगा। ठीक है, इसको सेल कहा और पहली सेल का जो नाम दिया KLMN, OP भी हो सकता है, तो सेल का KLMN ये आपको क्या दिया, बोर्ड साइंटिस्ट ने नेम दिया। ये न्यूक्लियस हो गया और ये सेल्स हो गया, और सेल्स में तीसरी बार उन्होंने बताया कि इसी सेल्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है जो इसी सेल्स में अराउंड घूम रहा है आपके डिफिनिट एनर्जी के थ्रू। वो एनर्जी कैसे आएगी अभी आपको मैं बता दूंगा। तो KLMN जो आ गया इसको उन्होंने कहा सेल। ठीक है, और इसमें इस सेल का नाम दिया KLMN और नंबरिंग कर दी, इसको कहा 1 2 3 4। ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ द सेल। नंबर ऑफ द सेल K इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4। ये बोरबरी का तीसरा लॉ था। चौथा लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे आप लोग अभी निकाल लेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा जो ये 1 1 2 3 4 है, ये जो नंबर ऑफ द सेल्स डिपेंड करेगा एक फार्मूले से कि उस फार्मूले से कितने इलेक्ट्रॉन किस सेल में पाए जाए। सेल मतलब के या यम यन। ठीक है, तो वो फार्मूला उन्होंने दिया 2n²। क्या दिया, 2n²। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4, यानी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो आ जाएगा, इसकी 2 की वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा, 3 की रख दोगे तो आ जाएगा, और 4 की भी रख दोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से हमको ये पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो K सेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आइए निकालते हैं हम। यदि इफ n इज इक्वल टू 1, अगर आपको क्या है पहली सेल का निकाल रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं इस फार्मूले में, तो इसको आप रख लीजिए फार्मूले में 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। आप निकालेंगे तो कितना आएगा आपको मालूम है, 2। एकदम सिंपल है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 1 का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये प्रूव हो गया कि पहली जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा हो सबको, ये फार्मूला है नंबर ऑफ टोटल प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सब सेल, सॉरी सेल। ओके, इफ n is equal to 1, electron present in 2। okay student, now next n is equal to 2। n is equal to आप 2 रख देंगे फार्मूले में, तो 2 into 2 का होल स्क्वायर।
ओके, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 8। ठीक है, तो आप देखिए कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के में एल में पूछा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दे दीजिए, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है बेटा, अब हम निकालते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए करते हैं तो वहां पर वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये अब आ जाएगा 3 9 18, कितना आ जाएगा 18। तो थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 18। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कर लेंगे n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4, तो आप देख लेंगे बिल्कुल सिंपल सा है, आ जाएगा 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 16, ये हो जाएगा 32, तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 32। ठीक है, तो फर्स्ट के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन एंड एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एटम्स के लिए, क्योंकि कंसिस्ट करता था किसमें, एलिमेंट में डिपेंड करता था, तो ये एलिमेंट्स में डिपेंड करने पर अगर किसी भी एलिमेंट्स का आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। एटम्स की डिस्कवरी की बात आती है तो एटम्स की डिस्कवरी किसने की, मैंने बताया डाल्टन ने, क्योंकि डाल्टन ने उसका सबसे पहले नाम दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो 1897 सॉरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में जे जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया। एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी 1919 में रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया। इसको मैं एक एक अभी डिस्कवरी आपको बताऊंगा, आपके सिलेबस में होगा अगर। ठीक है, और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो जे एस चैंडविक, डॉक्टर जे एस चैंडविक थे, उन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। तो आप ध्यान रखिए, पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। 1897, चाहे पेन कॉपी से लिख लीजिएगा या बुक में कहीं मिल जाएगा। 1897 सबसे पहले एटम्स डिवाइड होने के बाद थॉमसन साइंटिस्ट ने, उन्होंने बहुत अच्छी इसकी डिस्कवरी की और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया 1897 में। जे जे थॉमसन, कैसे हुई डिस्कवरी इसको हम आपको वीडियो भी भेज देंगे और आप देख भी लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड, आगे बता रहे हैं बेटा, के एल एम एन ओ पी, आप सेल्स बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता चला जाएगा, बट अपने टोटल जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो पूरे उसमें पीरियोडिक टेबल में 118 ही है, तो 118 में ऑलरेडी यहीं तक में आ जाता है, 32 लास्ट हो जाता है, बाकी आगे आप इंक्लूड करके n इज इक्वल टू 5 निकाल सकते हो, बट उतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो इतने एलिमेंट्स है, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप n के बाद परेशान, लास्ट आप बोल सकते हैं कि सेल n नहीं है, n के बाद आप n के या ओपी कुछ भी कर सकते हैं, परेशान मत होइए। चलिए, कहाँ बता रहे हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी अब सबको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ 1897 में थॉमसन के द्वारा, फिर 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा हुआ प्रोटॉन, लास्ट में डिस्कवर हुआ आपका न्यूट्रॉन, डॉक्टर जे एस चैंडविक उनका पूरा नाम था, चैंडविक ने उसकी डिस्कवरी कर दी। ठीक है, सॉरी, ओके स्टूडेंट, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जे एस चैंडविक 1932।
नेटवर्क कट रहा है क्या बेटा? ठीक है, के एल यम यन आपका जैसे डिस्कवरी हो गई। अब एलिमेंट्स आपने देखे थे, एलिमेंट्स हमने बताया था, आप 20 एलिमेंट तक लर्न कर लीजिए कम से कम, वैसे 30 तक आएगा। अब उस एलिमेंट्स में कौन सा सेल किसमें रहता है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन पूछता है तो हम क्या निकालेंगे, 2n² से निकाल लेंगे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पूछता है तो हम के एल यम यन से निकाल लेंगे। बोर का एक बहुत अच्छा रूल था कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होगा, उसके बाद हम निकाल लेंगे। कैसे निकालना है, क्या करना है, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। एलिमेंट्स कैसे डिनोट होता है, एटॉमिक नंबर कैसे होता है, सिंपल आप देख लीजिए। किसी भी एटम में मान लीजिए हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन हो वो केवल के सेल में रहेगा। अभी सब सेल हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अभी सब सेल ऑर्बिट ऑर्बिटल सब पढ़ेंगे हम। तो ये हो गया। अगर और आगे से चलते हैं, हाइड्रोजन लिथियम तक तो एकदम सिंपल हो जाएगा। आप क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का 9 है तो आप देखेंगे क्यों लिखा रहता है 2 7, ठीक है। तो इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो पहली सेल्स में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और दूसरी सेल्स में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो उसका यहाँ पर ये के लिए हो जाएगा और ये एल के लिए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम निकालोगे, पोटेशियम कितना होता है, 19 होता है। तो 19 के लिए देखिए क्या करेंगे, पहली सेल 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, दूसरी में होगा 8। अब यहाँ पर क्या है, 19 ही है, तो 19 के बाद 18 तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 8 8 1, ठीक है। सब सेल डिवाइडेड में जैसे आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 8 of the outermost cell and next 14 electron present in 18 electron present in the last cell of the m square। तो ये हो जाएगा 2881, ठीक है। कैल्शियम का निकालेंगे, कैल्शियम 20 होगा तो बेटा ये हो जाएगा 2882। जैसे आप ये निकालते चले जाएंगे, देखिएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अभी आपको 8 रखना है, उसके बाद अभी आपको धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। छोटे कोई एलिमेंट्स का निकालना है, बेरिलियम का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन बेटा होगा 7, ये हो जाएगा 2, और टोटल 7 है तो ये हो जाएगा 2 5। अभी जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसी से हम पॉजिटिव और निगेटिव आयन भी कंफर्म कर देंगे, कितना पॉजिटिव होता है और कितना निगेटिव होगा। तो 1 से लेकर हाइड्रोजन से कैल्शियम तक जनरली आप सब का निकाल दिए। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का केवल 2 लिखेंगे, लिथियम का 2 1 लिखेंगे, बेरिलियम का 2 2 लिखेंगे। लास्ट सेल पूछेगा तो आप उसको बता दीजिएगा, वो अपने आप पता चल जाए कि यल यम यन। इस प्रकार 1 से लेकर 20 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यस, बताओ बेटा। नहीं बेटा, इसका जो फार्मूला है 2n² का उसको रखेंगे। 5 नंबर उनका जो पोस्टुलेट था, उन्होंने कहा था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होंगे जब तक 8 वाला कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 8 कंप्लीट, जैसे 19 है तो हम 18 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 8 तो पहले से आ गया, तो 2 8 9 न लिख के, जैसे हमने कहा ना ये कैल्शियम 19 पोटेशियम 19, तो हमने लिख दिया 2881, है ना। आप अगर इसको चाहो तो ऐसे लिखोगे 2 8 लिख दिया जाएगा, पिछला इसमें आ रहा है 9 आ रहा है, यहाँ पर आप 9 लिख दोगे, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट इज 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर अगर 9 आप लिख देते हैं तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे, अब जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको हम लास्ट में लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कैल्शियम 20 का 2 8 10 लिख दें, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे, जब ये फिल हो जाएगा यहाँ पर, तब लास्ट में अभी आएगा तो मैं बताऊंगा आपको 41 का जब निकाल के, तो उसमें ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपल का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 होता है तो हमको 26 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, 26 ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम पहले से 8 लिख दें, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतना ही आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जितना प्रेजेंट होगा उतना ही हम शो कराएंगे। हम इसको बता रहे हैं कैसे होगा, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हम मानते हैं कि ये हमारा एलिमेंट्स है, x इज इक्वल टू एलिमेंट, Z is equal to atomic number, and A is equal to atomic mass. This is element.
A denoted of the atomic mass and Z is atomic number. Okay, if the represents of the X is elements, A is atomic mass and Z is atomic number. तो आपको जो एलिमेंट्स हमने लर्न कराया था, किसी भी एलिमेंट को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो होता है वो डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये तो एक सिंबलाइजेशन है जिसको आप जान गए. अब हम आपको एक जनरल फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूले को आप अपने दिमाग में रख लीजिए. किसी भी एलिमेंट का आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आप निकाल लेंगे. इसको आज कोशिश करिएगा, कल इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. जैसे सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूं. जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पर आपका जैसे हमने ले लिया बेरिलियम, ऐसे लिख दिया जाएगा बेरिलियम, ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा. ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है बेटा 4, और ये कितना है एटॉमिक मास 9 है. कौन सा एलिमेंट है? बेरिलियम. ओके, अब देखिए ये आपका एटम दे दिया गया. इस एटम में वो बोल देगा कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन एंड कितने न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर शो करिए. कल हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम भी अब हो रहा है. एक फार्मूला आप जनरली लिख लीजिए, उसको आप इंक्लूड करिएगा. Z इज इक्वल टू E और E इज इक्वल टू P. ध्यान से देख लीजिए. Z मीन्स एटॉमिक नंबर, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन. ओके, यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसका प्रोटॉन होगा. अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 4 ही होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट सिंपल और वेरी टफ एग्जांपल. A माइनस Z इज इक्वल टू N. आपका जो ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा. A मतलब एटॉमिक मास, Z मतलब एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को आप क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे. जो आ जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ होगा न्यूट्रॉन. ओके गाइड, बेटा ये 4 ये 9 होता ही है. ठीक है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है. तो जब ये हमको फार्मूला ऑलरेडी लर्न हो जाएगा, ये फार्मूला, तो इससे हम निकाल लेंगे इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है. देखिए अगर ये एलिमेंट्स दे दिया गया तो Z तो आपको पता है कि Z क्या है, आपका 4 है. तो इसका मतलब इसमें टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा और प्रोटॉन भी 4 होगा. इसका इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा, न्यूट्रॉन भी 4 होगा, सॉरी प्रोटॉन. अब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन क्या बोल रहा है? A माइनस Z, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा. जैसे ये 5 होता है हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ये फार्मूला सब लोग लिख लीजिएगा, जान लीजिएगा, हमेशा के लिए आपको फायदा रहेगा. अब टाइम भी आप हो सकता है किसी भी वक्त. ठीक है बेटा, तो अब ध्यान रखिए, ये जब हमको आ जाएगा तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन आपने देखा कितना है, यहाँ लिख देंगे 4, न्यूट्रॉन कितना लिख देंगे 5. अब आपको टोटल नंबर ऑफ द सेल में कितना बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन 4. तो 4 यानी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरी सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा. इसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेरिलियम. ये बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाता है. इसी तरह सब का आप निकाल लेंगे और टोटल 20 तक आप निकाल लेंगे, सब का आ जाएगा.
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक और मैं बता रहा हूं आपको, जैसे फ्लोरीन कितना हो गया 9। अब फ्लोरीन 9 होता है, यहाँ पर ये क्या होता है 18 होता है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछेंगे तो आपको फार्मूला मालूम है, Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P। तो Z आपको कितना है 9 है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी आपको कितना हो जाएगा 9, प्रोटॉन भी आपको कितना हो जाएगा 9, और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा बेटा आपका 9। मतलब इसमें तीनों इक्वल रहेगा। इसका जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन आपको मालूम है 9 है, तो आपने 9 कर दिया, ये भी 9। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन टोटल 9, तो 9 को आप करेंगे तो 2 क्या होता है 7। तो पहले में 2 हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 2 और ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका किसका हो गया फ्लोरीन का हो गया। ओके, now next lecture are briefly discuss of the atomic structure of the different elements. Okay, okay students, have a nice day.